नमस्कार और स्वागत है आज की इस खास चर्चा में। हम अपने आसपास धातुएं देखते हैं, इस्तेमाल करते हैं, पर कभी सोचा है कि पानी है ना, इतनी साधारण सी चीज, उसके साथ ये कैसे पेश आती हैं। आज हम इसी दिलचस्प सवाल की तह तक जाएंगे। धातुएं पानी के साथ कैसे प्रतिक्रिया करती हैं, और ये जो हमारी बातचीत है, ये एनसीईआरटी की 10वीं कक्षा की विज्ञान किताब के अध्याय 3 धातु एवं अधातु पर आधारित है। इसमें भी खास तौर पर हम खंड 3.22 पर ध्यान देंगे, जो इसी विषय पर है। तो आज का हमारा मकसद क्या है? हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई अलग अलग धातुएं पानी के अलग अलग रूपों से, मतलब ठंडा पानी, गर्म पानी या फिर भाप, इनसे कैसे और क्यों अलग अलग तरह से रिएक्ट करती हैं, और ये भी कि इन रिएक्शन से बनता क्या है। और फिर आखिर में पानी के साथ उनकी जो रिएक्शन करने की क्षमता है, उसके हिसाब से धातुओं को एक क्रम में रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये गहरी पड़ताल। बिल्कुल। तो सबसे पहले बेसिक बात समझते हैं। जब कोई धातु पानी से मिलती है तो क्या होता है? आमतौर पर दो चीजें बनती हैं। एक तो उस धातु का ऑक्साइड और दूसरी हाइड्रोजन गैस। मतलब एक सीधा सा समीकरण है, धातु प्लस पानी, धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। हाँ, लेकिन इसमें एक पेंच और है। अगर वो जो धातु ऑक्साइड बना है वो पानी में घुल जाता है, सॉल्युबल है, तो वो आगे पानी में घुलकर धातु हाइड्रोक्साइड बना लेता है। यानी धातु ऑक्साइड प्लस पानी, धातु हाइड्रोक्साइड। पर ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जैसा आपने कहा कि सारी धातुएं एक जैसी नहीं होती। कोई बहुत तेजी से रिएक्ट करती है, कोई धीरे धीरे, किसी को खास हालात चाहिए, और कुछ तो भाई बिल्कुल भी नहीं करती। और इसी फर्क को दिखाने के लिए किताब में एक एक्टिविटी 3.10 बताई गई है। उसमें यही कहा गया है कि अलग अलग धातुओं के सैंपल लेकर उन्हें पहले ठंडे पानी में डालो, देखो क्या होता है, फिर गर्म पानी में, और फिर आखिर में भाप से उनका सामना कराओ। और हाँ, एक चेतावनी भी दी है जो बहुत जरूरी है। ये प्रयोग सिर्फ टीचर की देखरेख में ही करना चाहिए, क्योंकि जैसा आपने बताया, कुछ धातुएं पानी के साथ इतनी जोरदार प्रतिक्रिया करती हैं कि खतरनाक हो सकती हैं। तो सेफ्टी फर्स्ट। निश्चित रूप से सेफ्टी सबसे पहले। और देखिए, इस एक्टिविटी का जो एजुकेशनल वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है। ये सिर्फ किताबी बात नहीं रह जाती है। स्टूडेंट्स खुद देखते हैं कि अच्छा, ये वाली धातु ठंडे पानी से रिएक्ट कर गई, इसको गर्म पानी चाहिए, और ये वाली तो सिर्फ भाप से मान रही है। रिएक्शन कितना तेज है, गैस निकल रही है क्या, या कुछ और हो रहा है, रंग बदल रहा है, या जैसे क्या धातु तैरने लग गई। यही सब देखकर हम धातुओं को उनकी रिएक्टिविटी के हिसाब से एक लाइन में लगा पाते हैं। की प्रतिक्रियाशीलता को देखते हैं। सबसे पहले वो जो सबसे तेज है, मतलब हाईली रिएक्टिव धातुएं। किताब कहती है कि पोटेशियम के और सोडियम Na इसी कैटेगरी में है, और ये तो ठंडे पानी के साथ भी बहुत ही तेजी से, मतलब हिंसक तरीके से रिएक्ट करते हैं। हाँ, हिंसक या विस्फोटक कहना बिल्कुल सही रहेगा यहाँ। ये रिएक्शन न सिर्फ बहुत तेज होता है, बल्कि ये ऊष्माक्षेपी यानी एक्सोथर्मिक भी होता है। मतलब इसमें इतनी ज्यादा गर्मी निकलती है, इतनी ऊष्मा पैदा होती है कि जो हाइड्रोजन गैस साथ में निकल रही है वो फौरन आग पकड़ लेती है। सोचिए, धातु पानी में डाली और फट से आग लग गई। वाकई खतरनाक हो सकता है ये। इन रिएक्शंस के जो रासायनिक समीकरण हैं वो कुछ ऐसे हैं, और हम इसमें S, L, G और AQ लिखेंगे। इनका मतलब समझ लेते हैं। S माने ठोस, L माने तरल, G माने गैस, और AQ मतलब पानी में घुला हुआ घोल, एक्वस सॉल्यूशन। तो पोटेशियम के लिए 2Ks प्लस 2H2OL, 2KOH प्लस H2G प्लस ऊष्मा, ऊर्जा। और सोडियम के लिए 2NaS प्लस 2H2OL, 2NaOH प्लस H2G प्लस ऊष्मा, ऊर्जा। आप देख सकती हैं दोनों में धातु हाइड्रोक्साइड बन रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो पानी में घुलनशील हैं। इसलिए AQ, साथ में हाइड्रोजन गैस H2 निकल रही है, और ढेर सारी गर्मी। सच में, ये तो चौंकाने वाली बात है। पानी जो हम आग बुझाने के लिए जानते हैं, वो ही इन धातुओं के लिए आग का कारण बन जाता है। गजब का विरोधाभास है केमिस्ट्री में। अच्छा, तो क्या सारी धातुएं इतनी खतरनाक हैं, या कुछ थोड़ी शांत भी हैं? जैसे कैल्शियम Ca का क्या कहते हैं, उसकी प्रतिक्रिया थोड़ी कम हिंसक होती है। हाँ, कैल्शियम की कहानी थोड़ी अलग है। ये भी ठंडे पानी से रिएक्ट तो करता है, पर सोडियम और पोटेशियम के मुकाबले काफी धीरे और कम जोर से। इसमें भी गर्मी निकलती है, पर इतनी नहीं कि हाइड्रोजन गैस आग पकड़ ले। तो हाँ, उस लिहाज से ये थोड़ा सुरक्षित है। लेकिन हाँ,
यहाँ एक बहुत ही अजीब और दिलचस्प चीज होती है। कैल्शियम पानी के ऊपर तैरने लगता है। तैरने लगता है? धातु? वो तो पानी से भारी होती है ना, ये कैसे तैर सकती है? ये तो बड़ी अजीब बात है। वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प है। पहले आग लगना, फिर तैरना। पानी और धातुओं का ये रिश्ता तो काफी ड्रामेटिक लग रहा है। अच्छा, अब मैग्नीशियम पर आते हैं। सुना है ये ठंडे पानी से परहेज करता है। बिल्कुल सही सुना आपने। मैग्नीशियम जो है वो कमरे के तापमान पर ठंडे पानी से कोई खास रिएक्शन नहीं दिखाता। लेकिन हाँ, अगर पानी को गर्म कर दें तो बात बदल जाती है। मैग्नीशियम गर्म पानी के साथ रिएक्ट करता है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। और कैल्शियम की तरह ही मैग्नीशियम भी रिएक्शन के दौरान तैरने लगता है। वजह वही है, जो हाइड्रोजन गैस बनती है उसके बुलबुले धातु से चिपककर उसे ऊपर उठा देते हैं। तो मैग्नीशियम को रिएक्ट करने के लिए थोड़ी ज़्यादा एनर्जी चाहिए गर्म पानी के रूप में, पर नतीजा कैल्शियम जैसा ही है, हाइड्रोक्साइड बनना और तैरना। तो पोटेशियम और सोडियम ठंडे पानी में भयानक रिएक्शन, आग पकड़ लेते हैं। कैल्शियम ठंडे पानी में थोड़ा धीमा रिएक्शन और तैरता है। मैग्नीशियम ठंडे पानी से नहीं पर गर्म पानी से रिएक्ट करता है और वो भी तैरता है। ऐसा लग रहा है जैसे जैसे हम इस लिस्ट में नीचे जा रहे हैं, पानी से रिएक्ट करने की इनकी जो इच्छा है या कह लें क्षमता, वो कम होती जा रही है। आपने बिल्कुल सही पैटर्न पकड़ा है। ये असल में धातुओं की रिएक्टिविटी में कमी को ही दिखा रहा है। पोटेशियम और सोडियम सबसे जोशीले, कैल्शियम थोड़ा कम, और मैग्नीशियम को तो थोड़ा मनाना पड़ता है गर्म पानी देकर। अब उन धातुओं की बारी है जो और भी ज्यादा नखरे करती हैं। हाँ, किताब में लिखा है कि एल्यूमिनियम Al, आयरन Fe यानी लोहा और जिंक Zn जैसी धातुएं न तो ठंडे पानी से रिएक्ट करती हैं न गर्म पानी से। तो क्या ये पानी से बिल्कुल ही बात नहीं करती? ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल बात नहीं करती। ठंडे या गर्म पानी से नॉर्मल टेम्परेचर पर उन पर कोई असर नहीं होता, ये सही है। लेकिन अगर पानी को और ज्यादा एनर्जी दी जाए, उसे भाप यानी स्टीम में बदल दिया जाए, तब ये धातुएं रिएक्ट करती हैं। मतलब इनको रिएक्शन के लिए बहुत ज्यादा तापमान और एनर्जी चाहिए होती है। और यहाँ एक और जरूरी फर्क आता है। जब ये धातुएं Al, Fe, Zn भाप से रिएक्ट करती हैं, तो ये हाइड्रोक्साइड नहीं बनाती। ये बनाती हैं धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। ये एक बड़ा अंतर है जो इनकी कम रिएक्टिविटी और हाई टेम्परेचर रिएक्शन से जुड़ा है। इनके समीकरण कुछ इस तरह हैं, और ध्यान दीजिए यहाँ पानी गैसीय अवस्था यानी G में है। एल्यूमिनियम के लिए 2Als प्लस 3H2OG, दैट इज Al2O3s प्लस 3H2। यहाँ एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है। ये बहुत स्टेबल होता है और धातु पर एक परत बना लेता है जो आगे रिएक्शन को रोकती है। तभी तो एल्यूमिनियम के बर्तन चलते हैं। आयरन यानी लोहे के लिए 3Fe(S) प्लस 4H2OG, इक्विलिब्रियम रिएक्शन Fe3O4s प्लस 4H2G। यहाँ देखिए आयरन का ऑक्साइड Fe3O4 बन रहा है, जिसे आयरन 2,3 ऑक्साइड या मैग्नेटिक ऑक्साइड कहते हैं। ये सामान्य जंग Fe2O3.XH2O से अलग है, और ये रिएक्शन रिवर्सिबल भी है, दोनों तरफ जा सकता है। लोहे पर जंग लगना एक अलग धीमी प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन भी चाहिए होती है। अच्छा, तो मतलब एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक ये सिर्फ भाप से ही मानते हैं और बनाते भी ऑक्साइड्स हैं, हाइड्रोक्साइड्स नहीं। ये जानना तो बहुत ज़रूरी है, खासकर जब हम इन धातुओं को हाई टेम्परेचर पर इस्तेमाल करते हैं, जैसे इंजन वगैरह में या इंडस्ट्री में। बिल्कुल, ये दिखाता है कि रिएक्शन के हालात, मतलब टेम्परेचर, पानी की अवस्था, ये सब ना सिर्फ रिएक्शन की स्पीड को बल्कि बनने वाले प्रोडक्ट को भी बदल सकते हैं। ये धातुओं के प्रैक्टिकल इस्तेमाल के लिए बहुत काम की जानकारी है। हमने बहुत ज़्यादा रिएक्टिव धातुओं से शुरू किया, फिर बीच वाली, फिर भाप से रिएक्ट करने वाली। क्या इस स्पेक्ट्रम के दूसरे सिरे पर भी कुछ है? मतलब ऐसी धातुएं जो पानी से कहती हूँ भाई हमें तंग मत करो। जो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करती। हाँ हाँ। हाँ, बिल्कुल हैं, और वो भी काफी जानी मानी धातुएं हैं। किताब में साफ लिखा है कि सीसा, लेड, पीबी, तांबा, कॉपर, Cu, चांदी, सिल्वर, Ag और सोना, गोल्ड, Au, ये ऐसी धातुएं हैं जो पानी के साथ किसी भी हालत में, ठंडा हो, गर्म हो या भाप हो, कोई रिएक्शन नहीं करती। मतलब ये पानी के लिए पूरी तरह से इनर्ट है, निष्क्रिय। सही शब्द है अक्रिय या निष्क्रिय। और उनकी यही खूबी, उनका ये नॉन रिएक्टिव होना, उन्हें कई तरह से बहुत कीमती बनाता है। सोचिए ना, अगर सोना या चांदी पानी या हवा से फटाफट रिएक्ट करते तो क्या उनके इतने सुंदर गहने बन पाते? वो तो खराब हो जाते। तांबे का इस्तेमाल बिजली के तार और पानी के पाइप में क्यों होता है? क्योंकि बिजली का अच्छा कंडक्टर है और पानी से आसानी से रिएक्ट नहीं करता, तो पाइप सालों चलते हैं,
हाँ, लेड यानी शीशे के पाइप पहले इस्तेमाल होते थे, पानी के लिए ही, क्योंकि वो भी रिएक्ट नहीं करता था, पर अब हेल्थ कारणों से बंद हो गए हैं। तो इन धातुओं की जो स्थिरता है, वही उनके इतने सारे उपयोगों का आधार है। ये तो कमाल है। एक तरफ पोटेशियम है जो पानी देखते ही भड़क उठता है, दूसरी तरफ सोना है जिसे पानी से कोई लेना देना ही नहीं। धातुओं का पानी से कितना अलग अलग रिश्ता है। कोई आग लगाता है, कोई तैरता है, कोई सिर्फ भाप में पिघलता है और कोई टस से मस नहीं होता। तो इन सब अलग अलग बर्ताव का निचोड़ क्या निकलता है, हम इससे क्या समझें? इन सभी अवलोकनों से, एक्सपेरिमेंट से, जैसे एक्टिविटी 3.10 और केमिकल इक्वेशंस को समझने के बाद हम एक बहुत ज़रूरी नतीजे पर पहुंचते हैं। हम इन सभी धातुओं को पानी के साथ रिएक्ट करने की उनकी घटती हुई क्षमता के एक क्रम में, एक ऑर्डर में लगा सकते हैं। और ये क्रम कुछ ऐसा बनता है कि Na, Ca, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, Cu, Ag, OU। इस क्रम का सीधा मतलब है पोटेशियम के पानी से सबसे ज्यादा और सबसे तेजी से रिएक्ट करता है, फिर सोडियम Na, फिर कैल्शियम Ca और ऐसे ही करते करते सोना Au सबसे आखिर में आता है, जो लगभग जीरो रिएक्टिविटी दिखाता है। इस क्रम को सक्रियता श्रेणी या प्रतिक्रियाशीलता श्रेणी, मतलब रिएक्टिविटी सीरीज का एक हिस्सा मानते हैं। ये सीरीज सिर्फ पानी के लिए नहीं, बल्कि धातुओं के दूसरे केमिकल रिएक्शंस को समझने, जैसे एसिड के साथ, ऑक्सीजन के साथ, और उनकी तुलना करने के लिए एक बहुत पावरफुल टूल है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये सीरीज हमें ये अंदाजा लगाने में मदद करती है कि कौन सी धातु किसी कंपाउंड से दूसरी धातु को हटा सकती है, या अयस्क से धातु निकालने के लिए कौन सा तरीका सही रहेगा। ये केमिस्ट्री की बुनियाद का एक अहम हिस्सा है। वाकई ये क्रम तो बहुत काम का है। एक सीधी सी लिस्ट में कितनी सारी जानकारी छुपी है। हमने देखा कि पानी जैसा साधारण मॉलिक्यूल भी धातुओं के साथ कितने अलग अलग ढंग से पेश आ सकता है, उनकी अपनी फितरत के हिसाब से। ये सब जानना सचमुच बहुत ज्ञान बढ़ाने वाला रहा। चलिए, अब तक जो हमने बातें की उनके मुख्य पॉइंट्स को एक बार दोहरा लेते हैं, ताकि वो अच्छी तरह याद रह जाएं। पहला, हमने जाना कि पोटेशियम और सोडियम जैसी धातुएं बहुत ज्यादा रिएक्टिव हैं। ठंडे पानी में भी जोरदार रिएक्शन करती हैं और निकलने वाली हाइड्रोजन गैस में आग लग सकती है। दूसरा, कैल्शियम ठंडे पानी से थोड़ा धीरे रिएक्ट करता है और मैग्नीशियम को गर्म पानी चाहिए होता है। दोनों ही हाइड्रोजन गैस के बुलबुलों के चिपकने से पानी पर तैरने लगते हैं। तीसरा, एल्यूमिनियम, आयरन, लोहा और जिंक ठंडे या गर्म पानी से रिएक्ट नहीं करते, पर हाँ, भाप के साथ रिएक्ट करके धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड नहीं। और चौथा, लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड जैसी धातुएं पानी के लिए लगभग पूरी तरह से अक्रिय हैं, किसी भी हालत में रिएक्ट नहीं करती। और इन सब से हमने धातुओं की पानी के प्रति रिएक्टिविटी का एक साफ क्रम निकाला। K, Na, Ca, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, Cu, Ag, Au। पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव, सोना सबसे कम। अब यहां से एक बहुत ही प्रैक्टिकल और सोचने वाला सवाल उठता है, जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से सीधा जुड़ा है। धातुओं की पानी के साथ ये जो अलग अलग रिएक्टिविटी है, ये हमारी डेली लाइफ में उनके इस्तेमाल को कैसे तय करती है? क्या हमने कभी इस पर गौर किया है? मिसाल के तौर पे सोचिए, हम खाना पकाने के लिए लोहे, स्टील जो कि आयरन ही है, एल्यूमिनियम या कभी कभी तांबे के बर्तन इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि ये धातुएं या तो पानी और खाने की नमी से बहुत धीरे रिएक्ट करती हैं या फिर ऊंचे तापमान पर भी स्टेबल रहती हैं। क्या हम कभी सोडियम या पोटेशियम के बर्तन में खाना पकाने का सोच भी सकते हैं? बिल्कुल नहीं। वो तो पानी डालते ही खतरनाक तरीके से रिएक्ट कर जाएंगे। ऐसे ही घरों में पानी की सप्लाई के लिए हम कॉपर के पाइप या आजकल प्लास्टिक जो नॉन मेटल हैं के पाइप इस्तेमाल करते हैं। कॉपर इसलिए ठीक है क्योंकि वो पानी से रिएक्ट नहीं करता और लंबे समय तक चलता है। पहले लेड के पाइप भी चलते थे क्योंकि वो भी पानी से रिएक्ट नहीं करता था, पर लेड के हेल्थ पर बुरे असर के कारण अब बंद हो गए। तो आप देख सकते हैं कि किसी धातु की एक खास प्रॉपर्टी, जैसे पानी से उसकी रिएक्टिविटी, सीधा सीधा तय करती है कि हम उसे किस काम में ले सकते हैं और किस में नहीं। ये एक बेहतरीन नुक्ता है सोचने के लिए। सिर्फ धातुओं के गुण जानना ही काफी नहीं है, बल्कि ये समझना कि वो गुण उनके इस्तेमाल को कैसे मुमकिन या नामुमकिन बनाते हैं, यही तो असली समझ है। कुदरत ने धातुओं को जो खासियतें दी हैं, वही उनके इस्तेमाल की चाबी हैं। आज की इस गहरी पड़ताल में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद।
उम्मीद है कि धातुओं और पानी की इस अनोखी केमिस्ट्री को समझने में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा और मज़ा भी आया होगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और नई जानकारियों के साथ।